चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग एक और नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं। यह टॉपिक होगा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। इसके पहले हम लोग देखे थे न्यूटन का कण का सिद्धांत। तो थोड़ा सा हम समझेंगे कि न्यूटन महोदय ने प्रकाश के संबंध में क्या बतलाया। तो न्यूटन का कथन था कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों की समूह होती है, यानी ऐसे समझे कि प्रकाश छोटे छोटे कणों की बनी होती है, जिसे न्यूटन का कण का सिद्धांत कहते हैं। फिर न्यूटन ने क्या कहा कि जब ये सूक्ष्म कण आंख के रेटिना पर पड़ती है तो किसी वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न होता है, अर्थात सूक्ष्म कणों के कारण ही हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन 1678 ईस्वी में हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। अब यहां पे देखिए, जो न्यूटन जी थे वो विवर्तन, व्यतिकरण, तरंगार्थ के बारे में सफल पूर्वक व्याख्या नहीं कर पाए, लेकिन जो हाइगेंस जी थे वो सफलता पूर्वक व्याख्या कर दिए। तो चलिए अब यहां पे हम समझते हैं कि जब प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, ध्यान देना, एक प्रकार की तरंग है और तरंग के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो जरा सोचिए कि आकाश जो होता है पृथ्वी की कुछ ऊंचाई के बाद तो निर्वात होता है। तो बताइए, जब निर्वात होता है तो वह प्रकाश पृथ्वी पर कैसे आती है? तो हाइगेंस ने कहा कि चलिए, जहां पे हम निर्वात बोलते हैं, निर्वात का मतलब होता है बाबू जहां पे कुछ भी ना हो, हवा पानी कुछ भी ना हो, धूल कण कुछ भी ना हो, उसी को मैं निर्वात बोलता हूं। और प्रकाश पृथ्वी तक जब पहुंच रहा है तो भाई माध्यम चाहिए ना। तब उन्होंने क्या किया, एक ईथर का कल्पना किया। दिखाई दे रहा बाबू, किसका कल्पना किया? ईथर। अब इस ईथर के बारे में थोड़ा सा सोचिए। इस ईथर का घनत्व, इस ईथर का घनत्व बहुत कम होता है, इसका भार बहुत कम होता है, लेकिन इसकी जो प्रत्यास्थता है ना वो बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक। बात को समझे, घनत्व बहुत कम, भार बहुत कम, लेकिन प्रत्यास्थता बहुत अधिक होता है। और ये प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जितनी गुणे चाहिए वो सारी गुण इसमें क्या है, विद्वान है। यानी ऐसा कहिए तो निर्वात में प्रकाश को पृथ्वी तक लाने में ईथर का सबसे बड़ा योगदान है। यानी ईथर के कारण ही प्रकाश निर्वात में चल पाता है। तो ये जो ईथर थी, इस ईथर के बारे में हम लोग देखें। अब चलिए, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा तरंग तरंग बोल रहे हैं, तरंग क्या है थोड़ा सा समझते हैं। कहता है कि तरंग एक प्रकार का ऊर्जा है ना, विक्षोभ है, हलचल है। तो ऐसे समझिए कि तरंग एक प्रकार की हलचल या विक्षोभ है जो ऊर्जा के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, प्रवाह होती है। बात को समझिए, तरंग एक प्रकार का विक्षोभ या हलचल है जो ऊर्जा के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। ये तरंग दो प्रकार का होता है, एक होता है अनुप्रस्थ और एक होता है अनुदैर्ध्य। तो यहां पर समझ लें कि जो प्रकाश की जो तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग नहीं। अनुदैर्ध्य तरंग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं आवाज, साउंड, ये सब कौन तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। अब चलिए यहां पे अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये आखिर का जो महत्वपूर्ण
बिंदु पर फोकस किए वो है क्या, तो पहले देखिए लिख रहा है प्रकाश का संचरण तरंगों के रूप में होती है। जी हाँ, हमने पहले बताया था कि हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। ठीक, अलग अलग तरंगों में तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है, मतलब कि तरंग जो होता है अलग अलग होता है तो तरंगदैर्घ्य भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर तरंग बदलेगी तरंगदैर्घ्य बदलेगी। आगे बढ़िए, तरंग प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश के चाल से चलता है। यहां पे देखिए प्रकाश स्रोत का मतलब होता है जिससे प्रकाश निकलती है या जो वस्तु प्रकाश देता है, यानी प्रकाश देने वाले को क्या कहा जाता है, प्रकाश स्रोत। तो कहता है कि तरंग प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में क्या होता है, सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलता है। कौन, तरंग। प्रकाश स्रोत से जब तरंग निकलते हैं तो प्रकाश की चाल से चलते हैं। चलो ये भी ठीक है। आगे लिख रहा है तरंग के चलने के लिए द्रव्यात्मक माध्यम का होना चाहिए, यानी प्रकाश जब चलती है तो उसमें कुछ भारी होनी चाहिए। ठीक है, ईथर में भार बहुत कम है लेकिन कुछ न कुछ तो होगा। फिर लिखा है जिसे ईथर का कल्पना किया गया। अभी मैं बताया कि हाइगेंस ने ईथर माध्यम का कल्पना किया। फिर ध्यान सुनिए, पहले प्रकाश की अनुदैर्घ्य तरंग माना गया। पहले शुरू में प्रकाश को क्या माना गया, अनुदैर्घ्य तरंग, लेकिन हाइगेंस के प्रयोग के द्वारा पता चला कि जो प्रकाश तरंग होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। ध्यान देंगे, पहले माना गया क्या, अनुदैर्घ्य तरंग, लेकिन इनके प्रयोग से यह पता चला कि प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग ना होकर के यह अनुप्रस्थ तरंग है। हाइगेंस के द्वारा विवर्तन, व्यक्तीकरण, परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवन का सफल व्याख्या किया गया। तो हम लोग देख लिए कि भाई हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या था। तो हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे तरंगार्घ क्या है, फिर व्यतिकरण, फिर विवर्तन किस तरह से हुआ, फिर मिलेंगे हाइगेंस का द्वितीय तरंग सिद्धांत क्या है। तो आज की वीडियो मैं यही रोकता हूं। धन्यवाद।